फिर हूँ यारो, मुझे चलते जाना है। नमस्कार, कशिश न्यूज़ के खास कार्यक्रम मुसाफिर हूँ यारों में आप सबों का स्वागत है और मैं हूँ संतोष सिंह। और आज इस कार्यक्रम की शुरुआत हम वैशाली से कर रहे हैं। बात अगर जेहन वैशाली का हो तो आप समझ सकते हैं कि लोकतंत्र की जननी है वैशाली। उसी लोकतंत्र को कि जिस लोकतंत्र के सहारे आज लोक नीति के खिलाफ काम हो रहा है। जी हाँ, आज हर लोक नीति के खिलाफ जो चीजें सामने आ रही हैं वो लोकतंत्र के सहारे ही हो रही है। क्या वाकई में वैशाली में जो जनतंत्र की चर्चा होती है कि जनतंत्र की जननी है, वो कल्पना की जा सकती है कि इसी लोकतंत्र की चर्चा हुई होगी जिसमें लोक नहीं है लेकिन तंत्र है। जी हाँ, मैं इस खास कार्यक्रम में आज हम वैशाली के अलग अलग ऐतिहासिक संदर्भों की चर्चा करेंगे। साथ ही साथ ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर वैशाली इतिहास की जिन धरोहर को समेटे हुए है, उस वक्त का वैशाली और आज का वैशाली कितना एक दूसरे को जोड़ सकते हैं। हम उन विचारों के सहारे हम आज के विचार को भी समझने की कोशिश करेंगे, जिन विचारों के सहारे हम कहते हैं कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। जी हाँ, वैशाली के बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अम्रपाली भी वैशाली में है। वैशाली गणराज्य भी रहा। जब जनपद की बात आती थी उस वक्त भी महाजनपदों में एक जनपद वैशाली हुआ करता था। और फिर वैशाली से भगवान बुद्ध का भी जुड़ाव रहा। यहाँ वो आते रहे। महावीर की जन्मभूमि है। हमारे पीछे शांति स्तूप है जो पूरी दुनिया को शांति का संदेश दे रहा है। तो आज शांति का संदेश कितना प्रासंगिक है दुनिया में, जब हम कोरोना काल के दौर से गुजर रहे हैं। तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिन चीज़ों के सहारे हम आज की इस वर्तमान व्यवस्था को वैशाली की उस व्यवस्था से भी जोड़ने की हम कोशिश करेंगे। चलिए हम जानकारी के सहारे कुछ जानकारी हम ऐतिहासिक संदर्भ में कई तरह की चीज़ें वैशाली से जुड़ी हुई हैं। पहले हम इसकी चर्चा करते हैं। हमारे साथ इतिहासकार हैं और इस वैशाली को लेकर बहुत सारे रिसर्च उन्होंने किए हैं। राम नरेश राय जी हैं, उनसे हम जरा जानना चाहते हैं कि सर ये शांति स्तूप से ही हम इसकी शुरुआत करते हैं। अभी दुनिया के सामने एक बड़ी चुनौती है। ग्लोबल रूप पर हम इन चीज़ों को चर्चा करते हैं, लेकिन जरा हम ये जानना चाहेंगे कि शांति स्तूप में क्या खास किस संदर्भ में इन चीज़ों को लिया सकता है। एक्चुअली शांति स्तूप की स्थापना फूजी गुरुजी ने की थी और फूजी गुरुजी महात्मा गांधी के मित्रों में से एक हुआ करते थे। आज़ाद हिंद फौज की जब स्थापना हुई थी तो उसमें फूजी गुरुजी एक उनके अभिन्न मित्र थे। और जब हिरोशिमा नागासाकी पे जब बम ब्लास्ट हुआ तो उससे अभिभूत होकर के उससे मतलब वो उन्होंने ऐसा एक उनके मन में भावना आया कि हम ऐसा काम करें कि पुनः यह जो दुर्घटना या घटना घटी है इसकी पुनरावृत्ति ना हो। इसलिए उन्होंने इसी संदर्भ में इंडिया में आए और महात्मा गांधी के मित्र थे। आप जानते हो कि महात्मा गांधी की जो 3 बंदरों की कहानी है, वो 3 बंदर देने वाले यही थे। इन्होंने ट्रेंड करके दिया था कि बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो। तो भगवान बुद्ध के अनुयायी होने के साथ साथ वो आज़ाद हिंद फौज से रिलेटेड थे, महात्मा गांधी के मित्र थे और अहिंसा के पुजारी थे। इसलिए पूरे विश्व में शांति की स्थापना के लिए उन्होंने वैशाली में शांति स्तूप की स्थापना की। और यह शांति स्तूप विश्व में जितने भी उनके द्वारा स्थापित शांति स्तूप हैं उसमें सबसे ऊंचा शांति स्तूप है ये। और ये इसके बाद कोई दूसरा शांति स्तूप उन्होंने नहीं बनवाया। फूजी गुरुजी के 99वें जन्मदिन के अवसर पे इसका इनॉग्रेशन हुआ था 1986 में 10 एकड़ ज़मीन लेकर के। और बिहार सरकार ने फूजी गुरुजी को निप्पो जैन मेहोजी एक संस्था है जापान की, उसको डोनेट किया गया इस पे शांति स्तूप बनाने के लिए। यहाँ शांति स्तूप इसलिए बनाया गया कि भगवान बुद्ध एक मर्तबा दुर्भिक्ष की जब स्थिति थी यहाँ पे वैशाली में, तो उस दुर्भिक्ष को दूर करने के लिए लिच्छवियों के बुलावे पे यहाँ पे आए थे। और अभी इधर हमारे दाहिने तरफ जो अभिषेक पुष्करणी है, उसी अभिषेक पुष्करणी के किनारे
रत्न सूत्र की रचना की थी और प्रथम मर्तबा रत्न सूत्र की रचना यहाँ की गई, इसका पाठ हुआ और यहाँ पे इस जल से, अभिमंत्रित जल से पूरे वैशाली में उसका छिड़काव किया गया, जो जब यहाँ पे शांति की स्थापना हुई। तो इसलिए यह जगह बौद्धिस्टों के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि भगवान बुद्ध जो रत्न सूत्र है उसकी रचना और उसका प्रथम मर्तबा पाठ यहाँ पे किया गया, इसलिए यहाँ पे इसकी स्थापना की गई। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये शांति स्तूप पूरे ये एक संयोग है कि इस कार्यक्रम के दौरान ठीक सामने अगर हम देखें तो भूपेंद्र यादव बिहार बीजेपी के प्रभारी हैं, वो भी बुद्ध के इस स्तूप का दर्शन करने आए हैं। ये स्वाभाविक तौर पे शांति की जरूरत उन्हें, उनकी पार्टी को ज़्यादा है और शांति के संदेश के सहारे ही बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं। लेकिन एक ये संदेश वैशाली के सहारे दुनिया को क्यों देने की कोशिश हुई है? क्योंकि विश्व का प्रथम गणतंत्र होने के नाते अहिंसा परमो धर्म के जो संस्थापक थे महावीर, उनका ये जन्म स्थल भी है और वैशाली के लिच्छवी राजा चेटक के वो भांजे थे। और अभी पूरे भारतवर्ष में नहीं, पूरे संपूर्ण विश्व में हिंसा की जो ये दौड़ चल रही है उससे निजात पाने के लिए हमें अहिंसक बनना पड़ेगा। जब तक हम अपने जीवन में अहिंसा को नहीं लाएंगे तब तक हम इस जीवन को मूलतः जो हमारा जीवन जिसके लिए हम जन्म लिए हैं उसको हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए जीवन का मूल यह है कि जियो और जीने दो। तो ये भगवान महावीर का संदेश था और इसी संदेश को ये शांति स्तूप का ये जो ऊंचा गुंबज है, यहाँ से ये संदेश पूरे विश्व को दिया जा रहा है कि शांति परम सुखम, शांति ही सबसे बड़ा सुख है, इसलिए शांति की स्थापना होनी चाहिए। दुनिया के सामने इस वैशाली के सहारे शांति का संदेश दिया गया है। आज उस वैशाली की क्या स्थिति है? क्या सोचते हैं इस वैशाली को लेकर हमारे शासक वर्ग? एक्चुअली हम उसके गरिमा में उन महत्वपूर्ण संदेशों को अगर देखें तो अभी उस पे लोग नहीं चल रहे हैं, ना ही उस ऐतिहासिक गरिमा के अनुरूप इसका कुछ विकास हुआ है। क्योंकि ये जगह जहाँ पे हम खड़े हैं भगवान बुद्ध से रिलेटेड जगह है। यहाँ पे अशोक अभिषेक पुष्करणी है, जहाँ लिच्छवी के ज़माने में जब लिच्छवी संघ था, हमारे गणराज्य था, तो 7,777 मेंबर्स ओथ लिया करते थे और उस समय लिच्छवी डायनेस्टी में 7 उसके अपरिहरणीय धम्म थे, उनके प्रति सब शपथ लेते थे, ओथ लेते थे। ऐसा कुछ नहीं है। सभी लोग आजकल अराजकता में फैल गए हैं, किसी के अंदर अहिंसा की बात नहीं है। जब आधुनिक युग में जब इस शांति स्तूप के सहारे दुनिया को संदेश देने की कोशिश हुई, आज के शासक इसको किस तरह, मतलब उस संदेश को लेकर क्या सोचते हैं? मतलब बिहार के ऐसा है ना कि पहले जो यहाँ से संदेश दिया गया, समतामूलक समाज की स्थापना होनी चाहिए, सब एक समान हो, सबों को मान सम्मान मिले। लेकिन आज मैं किसी राजनीतिक पार्टी पे उंगली नहीं उठाना चाहता हूँ, मैं आम जनता की तरह बात कर रहा हूँ कि सबों के अंदर अपने की बात हो रही है, पराये के हित की बात नहीं हो रही है ना। एक छोटा सा हम ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद शांति स्तूप के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम समझने की कोशिश करेंगे कि शांति का स्तूप दुनिया में, जब हमारे देश आज़ादी के मुहाने पर खड़ी थी, उस वक्त भी दुनिया के सामने इस शांति स्तूप के सहारे भारत की आध्यात्मिक महत्ता को समझाने की कोशिश हुई कि शांति को लेकर हम कितने आग्रही हैं। चलिए एक पहले छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। मुसाफिर हूँ यारो, मुझे चलते जाना है। मुसाफिर हूँ यारो, मुझे चलते जाना है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। और वैशाली और फिर हम बात अगर करें बुद्ध की, तो दोनों के बीच एक गहरा रिश्ता रहा है और यही वजह है कि वैशाली को लेकर उस दौर में भी और आज के दौर में भी चीज़ें संघर्ष चल रही है। सत्ता जब उस दौर से गुजरता है तो कैसी सवालें उठना शुरू होता है। और रघुवंश प्रसाद सिंह जब यहाँ सांसद थे तो उनके अस्थि कलश को लेकर भी बड़ी बड़ी बातें हुई थी कि कैसे यहाँ पे उनको बनाया जाए, यहाँ पे उनको लाया जाए, बुद्ध के स्मृति से जुड़ी हुई चीज़ें। जरा सर ये समझना चाहेंगे कि ये जो दिख रहा है ये क्या है? इसे बौद्ध रेलिक स्तूपा या बौद्ध धातु स्तूप कहते हैं। बताया जाता है कि भगवान बुद्ध ने अपने जीवन काल में 2 वर्षावास,
वर्षावास और 46वां वर्षावास, जो उनके जीवन का अंतिम वर्षावास था, उन्होंने वैशाली में व्यतीत किया था। उसी दौरान उन्होंने घोषणा की थी कि 80 वर्ष की उनकी उम्र हो गई थी। अब मैं शारीरिक रूप से इतना सक्षम नहीं हूँ कि धर्म की सेवा कर पाऊँ, मैं अपने शरीर का त्याग करूँगा। और उसके बाद जब यहाँ से वो जाने लगे, जाने के बाद वो गए कुशीनगर, जहाँ उन्होंने महापरिनिर्वाण को प्राप्त किया। उसके बाद उनके अवशेषों को 7 लोगों के बीच विस्तृत बांटा गया। एक भाग लिच्छियों को दिया गया और उन्होंने उस अवशेष को के ऊपर यहाँ स्तूपा बनाया था। और ये स्तूपा यहाँ पे भगवान बुद्ध के मरने के बाद में बहुत दिनों तक यहाँ पे था। अभी भी यहाँ पे देख रहे हैं हम इसका जो ये है। लेकिन जब वेनसंग और फाहियान आए थे यहाँ पे, तो उन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत में लिखा कि खरौना पोखर, जिसे अभिषेक पुष्करणी कहते हैं, उसके उत्तर तरफ, और उन्होंने दिशा और दूरी दोनों उसमें अंकित किया था। उसी दिशा और दूरी के आधार पे वर्णन के आधार पे 1958 में डॉक्टर A.S. अल्टेकर, जो तत्कालीन KP जायसवाल शोध संस्थान के निदेशक हुआ करते थे, उन्होंने इसकी पुरातात्विक खुदाई करवाई। और पुरातात्विक खुदाई कराने के बाद यहाँ पे एक वैक्स स्टोन का बना हुआ कास्केट है, जिसके अंदर भगवान बुद्ध का रेलिक्स पाया गया। उस समय डॉक्टर जाकिर हुसैन यहाँ राज्यपाल हुआ करते थे, वो सुने और तुरंत वो देखने के लिए आए। और यहाँ पर उस अति महत्वपूर्ण अनमोल धरोहर को पाया गया और यहाँ पे रखा गया। बिजली सिंह नाम करके एक व्यक्ति थे, उनका प्राइवेट म्यूजियम था। तो 58 से लेकर के 72 तक वो इधर ही रखा हुआ था, लेकिन 72 में सुरक्षा के दृष्टिकोण से इसको पटना म्यूजियम में रख दिया गया। और यहाँ अभी लड़ाई इसी बात को लेकर हुई है कि यहाँ म्यूजियम बने। जरा एक और चीजों पर हम दें कि उस वक्त मतलब लगभग 2500-2600 वर्ष पुराने धरोहर को आज भी हम उस तरीके से समझ सकते हैं। लेकिन जरा इस रेलिंग को देखिए। ये अगर बुद्ध की बात अगर हम करें तो उस दौर में जहाँ जहाँ उनका ये अशोक का धम्म, अशोक की बात करें, सम्राट अशोक की बात, तो आप पिलर उनका आज भी उसी तरीके से सुरक्षित है। लेकिन ये हमारा भ्रष्टाचार का मॉडल है कि हम यहाँ भी कितने रेलिंग है। ये हमारा ऐतिहासिक जो धरोहर है उसमें बेशकीमती ये धरोहर है कि बुद्ध की अस्थि कलश इसी जगह पे रखी गई थी। और बुद्ध निर्वाण प्राप्ति से पहले वैशाली से ही कुशीनगर की ओर प्रस्थान किए थे। उस जगह की सुरक्षा को लेकर जो रेलिंग बनाई गई है उसमें किस तरीके का लोहा का इस्तेमाल हुआ है। देखिए, हम इसी भारत में रहते हैं और इसी भारत के सहारे हम विश्व गुरु बनने का दावा भी करते हैं। अच्छा सर, बहुत सारी चीज़ें हैं वैशाली को लेकर। बुद्ध की स्मृति की अगर हम बात करें तो 3 बार आए। परिनिर्वाण से पहले भी वो अंतिम वैशाली से ही उनकी यात्रा गई। जो खास पुस्तकों की उन्होंने जो रचना की यहाँ पे, उसमें क्या है, मतलब वो क्या उस किताब के सहारे क्या संदेश देना वो चाह रहे हैं? पहले तो जानते हैं कि पहले किताब लिखी नहीं जाती थी, पहले तो अपना संदेश देते थे और उनके शिष्यों के द्वारा उसे याद करके, स्मरण करके एक दूसरे तक पीढ़ी दर पीढ़ी जाता था वो। तो उन्होंने त्रिपिटक जो है, धम्म पिटक है, सुत्त पिटक है, इन सारे जो नियम है, धम्म पिटक के, सुत्त पिटक और विनय पिटक। तो विनय में क्या है कि आदमी के इस व्यवहारिक जीवन में गलती हो जाना स्वाभाविक है, तो उन गलतियों को हम कैसे नज़रअंदाज कर सकते हैं और उनको भी हम उनको मौका देंगे। तो उसकी कहानियां हैं। सूत्र पिटक में कुछ सूत्र बताए गए हैं, जीवनचर्या के सूत्र बताए गए हैं। विनय पिटक, धम्म पिटक और धर्म के बारे में बताया गया है, धर्म के कुछ नियम बनाए गए हैं। तो ये सारे जो मूल रूप से भगवान बुद्ध के द्वारा जो उपदेश दिया, जिसे देशना कहते हैं, धम्म देशना, तो धम्म देशना में उन्होंने सूत्र पिटक, धम्म पिटक और विनय पिटक, इन 3 पुस्तकों के बारे में उन्होंने अपने उपदेश दिए थे, जिसका संग्रह किया गया, अभी त्रिपिटक के नाम से जाना जाता मूलतः। इसके अलावा कुछ जातक कथाएं भी हैं जो भगवान बुद्ध के द्वारा। नहीं, हम ये जानना चाहते वैशाली से, मतलब जो आपने कहा किसी पुष्कर के किनारे, उस पुष्कर की बारे में हम चर्चा करेंगे कि हम अपने ऐतिहासिक धरोहर से कितना लगाव रखते हैं। और आज दुनिया के सामने एक बड़ा ओपन अगर चीज़ें की हम बात करें तो 2 चीज़ें हैं, पर्यटन और जो हमारी ऐतिहासिक धरोहर है, उस धरोहर के सहारे भी हम बड़ा बाजार खोल सकते हैं। बिहार में रोजगार,
उद्योग, बड़ी बड़ी बातें होती हैं। लेकिन अगर हम बात बिहार की करें तो बौद्ध धर्म हो, जैन धर्म हो, हिंदू धर्म में की बात करें तो गया की बात करें, इस्लाम की भी बात करें और सिख, मतलब इस देश में जितने भी रिलीजन हैं उस सारे रिलीजन का गहरा रिश्ता बिहार से है। लेकिन हम बिहार के उन धरोहरों के सहारे, जो एक बाजारवाद की जो बात होती है उस पर हमारी जो समझ है वो आप हम वैशाली के सहारे हम देखने की कोशिश करेंगे कि वो क्या हमारी समझ है। लेकिन हम वैशाली की कर रहे थे तो जिन पुस्तकों की आप चर्चा कर रहे हैं, वैशाली में का संदर्भ और उस पुस्तकों को लेकर क्या कहा जा सकता है कि कुछ खास ऐसी चीजें हों? वैशाली में भगवान बुद्ध के द्वारा बहुत ही निर्णायक घटनाओं को अंजाम दिया गया। और मैं बात करूं अगर सूत्रों की, तो सूत्रों के सहारे ही सारा संसार चलता है। और धर्म सूत्र जो चर्या विधि है उसमें सबसे जो उनका महत्वपूर्ण मंत्र है जिसे रत्न सूत्र का नाम हम लोगों ने दिया है, उन्होंने दिया है। रत्न सूत्र की चर्चा उन्होंने सबसे पहले अभिषेक पुष्करणी के पश्चिमी तट पर किया था। एक समय जब यहाँ वैशाली में दुर्भिक्ष की स्थिति आ गई थी तो दुर्भिक्ष से लोगों को निजात दिलाने के लिए अपने 500 शिष्यों के साथ, उस पर हम चर्चा करेंगे जब हम वहाँ पे उस पुष्कर जब हम जाएं तालाब पे जाएंगे तो उस पर हम चर्चा करेंगे। जी, ये वैशाली में जो जहाँ भी हम खड़े हैं बौद्ध स्तूप के पास में, विश्व से सभी लोग आते हैं यहाँ पे और पूरे विश्व में पर्यटन को उद्यम के रूप में आजकल ये किया गया है। और सबसे ज़्यादा बौद्धिस्ट पिलग्रिम्स, डिवोटीज, टूरिस्ट हमारे यहाँ आते हैं जिनसे अरबों रुपया भारत सरकार को मिलती है डेवलपमेंट के लिए। और हम चाहें अगर इस चीज़ को डेवलप करें तो इससे हमारे देश का भी विकास होगा, हमारे राज्य का विकास होगा, यहाँ के समाज का भी विकास होगा। देखिए एक बड़ा फर्क हम आपको बताते हैं कि जब आप बोध गया, ठीक है, वहाँ बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, यहाँ उन्होंने उपदेश दिया था। ये एक बड़ा फर्क है कि उपदेश के सहारे बहुत सारी चीज़ें आई जिनको आप समझ। लेकिन सामने देखिए किस तरीके से हम टूटी हुई वो कह सकते हैं कि बैठने के लिए बनाया गया, हाँ, काउंटर बनाया गया, वो किस हाल में है। मतलब हम अपने ऐतिहासिकता को लेकर कितने संवेदनशील हैं, जरा इसको देखिए। और हम बात बिहार में रोजगार की भी करते हैं, बात हम उद्योग की भी करते हैं, लेकिन बिहार को जो विरासत में मिला है उन विरासतों को लेकर हम कितने संवेदनशील हैं। इस खास कार्यक्रम के दौरान हम इन चीज़ों को समझना चाहते हैं कि आखिर हमारी विरासत को लेकर ये बेरुखी क्यों है, एक बड़ा सवाल है। और इन्हीं सवालों के सहारे हम वैशाली को भी समझने की कोशिश करेंगे कि क्या खास है वैशाली में। चलिए इस चर्चा को हम जारी रखते हैं, लेकिन पहले एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। मुसाफिर हूँ यारो, मुझे चलते जाना है। मुसाफिर हूँ यारो, मुझे चलते जाना है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। और इस खास कार्यक्रम में जो हमने आपको बुद्ध से जुड़ी हुई स्मृति या मतलब कह सकते जो धरोहर है उनको म्यूजियम, जब वैशाली आप आएंगे तो म्यूजियम है जिस म्यूजियम के सहारे आप बुद्ध से जुड़ी हुई तमाम आकृतियां आप देख सकते हैं। क्या खास है इस म्यूजियम में? इस म्यूजियम में खास ये है कि अभी आप देख रहे हैं कि ये जो गैलरी है, इस गैलरी में जो सामान आप देख रहे हैं वैशाली में खुदाई के दौरान प्राप्त हुआ है। एक बात ये भी बताएं कि वैशाली में खुदाई के दौरान जितनी सामग्रियां प्राप्त हुई भारतवर्ष में कहीं नहीं प्राप्त हुआ। यहाँ की सामग्रियों को दिल्ली के म्यूजियम में, पटना के म्यूजियम में, कलकत्ता के म्यूजियम में और उड़ीसा के म्यूजियम में रखा गया हुआ है। उसी दौरान अभी देखें कि भगवान बुद्ध का क्राउंडेड ताज से युक्त जो उनका ये उनकी प्रतिमा है वहाँ प्राप्त हुई थी। इसमें कृष्ण ये खास प्रतिमा है जो अमूमन इस तरह की प्रतिमाएं देखने को नहीं मिलती है कि मुकुटधारी बुद्ध। बुद्ध की कई तरह की आकृति आपने देखी होगी, लेकिन मुकुटधारी बुद्ध की प्रतिमा अपने आप में ये एक काफ़ी मतलब एक अलग तरह की चीज़ें हैं। उसी तरीके से शिव पार्वती की प्रतिमा, शिव की अलग अलग आप जो हैं सो देख सकते हैं। जैसे शिव पार्वती गोद में बैठी हुई हैं पार्वती, ये भी आप रेयर एंड रेयरेस्ट कह सकते हैं कि ये प्रतिमा आपको जब आएंगे तो यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसके अलावा और क्या क्या खास है? जी, इसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारे यहाँ क्वाइंस, वो शुरू से जो क्वाइंस है वो उसका है। फिर हमारे यहाँ मृत भांड, मिट्टी के बने हुए बर्तन हैं, मुखाकृतियाँ हैं।
और उसके बाद एक चीज़ बतावें आपको, यहाँ पे जो अशोक स्तंभ के पास भिक्षुणियों के लिए स्वस्तिकाकार जो बौद्ध विहार बनाया गया था, उस बौद्ध विहार के पीछे ये टॉयलेट पेन मिला था, प्रसाधन पात्र, जो आप इससे अंदाज लगा सकते हैं कि उस समय भी यहाँ के लिच्छवी का रहन सहन कितना उत्कृष्ट बढ़ा हुआ था। देखिए ये एक बड़ी बात है, ये जो है सो टॉयलेट पेन है, मतलब बाथरूम के लिए आज का भारत और उस वक्त के भारत की अगर हम बात करें, कितना हम उस दौर में किस तरीके से हम चीज़ों को इसका इस्तेमाल करते थे। मतलब ये एक बड़ी बात है कि प्रसाधन, मतलब टॉयलेट पेन का उस समय सेकेंड सेंचुरी का ये टॉयलेट पेन है, ये खुदाई के दौरान ये चीज़ मिले। छत पे से जो पानी गिराने वाला पाइप लगाते हैं उधर में, वो उस समय यहाँ बना हुआ था। यहाँ के राजाओं के महल जो बने हुए थे उसके ऊपर में ये पानी गिरने वाला है, ये निकास है, नल का जो जल निकास होता है घर वगैरह से, उस पे लगाया जाता था। तो ये भी कितना देखने में खूबसूरत है। और यहाँ के लोग काफ़ी कलाकारी से मतलब जुड़े हुए थे, उनकी कलाकारिता काफ़ी विकसित थी। देखिए वाकई में ये समझने की जरूरत है कि आप पानी अगर अभी भी, हालांकि अब नए तरह के घर निर्माण के दौरान इस तरह की चीज़ें आपको देखने को नहीं मिली, छोटी आकृति में गांव में कहीं दिख जाए, लेकिन ये देखिए कि जल छत से नीचे जब गिरे तो उसको किस तरीके से, उसमें भी एक अलग तरह की आकृतियों का हम लोग इस्तेमाल करते थे। ये इस पूरे म्यूजियम में जब आप आएंगे तो इस म्यूजियम के सहारे आप इन चीज़ों को समझ सकते हैं। और सर क्या खास है म्यूजियम? जी, इसके अलावे यहाँ पे पुराने ज़माने का जो साधन है, श्रृंगार है, महिलाओं के लिए जो श्रृंगार किया जाता है, कॉस्मेटिक्स वो हैं, और कुछ सोने के जो वस्तु मिले हैं वो सब तो यहाँ पे नहीं है, लेकिन उनका प्रतीक चिन्ह यहाँ पे है। ये सब देख रहे हैं जो बिट्स वगैरह हैं, इसमें मेटल्स के भी बने हुए हैं, अस्थियों के बने हुए हैं और स्टोन वगैरह के बने हुए, जो महिलाओं के द्वारा उपयोग में लाए जाते हैं। पुराने ज़माने के सब 600 BC, 500 BC, ये मतलब ईस्वी पूर्व और ईस्वी प्रथम सदी, द्वितीय सदी की ये सब वस्तु यहाँ। मतलब हम आभूषण प्रेमी उस दौर में भी थे और आभूषण को लेकर कितनी संजीद। हाँ, अम्रपाली, हाँ, अम्रपाली विश्व की महान नृत्यांगना थी उस समय, और इसकी खूबसूरती का अंदाज हम इसी से लगा सकते हैं कि जब भगवान बुद्ध ने स्वतः आनंद से कहा था कि अपना हमारे शिष्यों को बोलो अपनी आंखें बंद कर लें, जब वो निमंत्रण देने के लिए गई थी अम्रपाली भगवान बुद्ध को, तो आनंद से कहा कि सबको बोलो अपनी आंखें बंद कर लेने के लिए। तो ये बात बताता है कि उस समय भी भगवान बुद्ध को ये पता था कि एक मेटाफिजिकल जो सुंदरता है, जो शारीरिक सुंदरता है, और हमारा अध्यात्म का जो शक्ति है, दोनों में लड़ाई ना हो जाए, कहीं हमारे शिष्यों के बीच कहीं विचलन ना आ जाए। तो अम्रपाली इतनी खूबसूरत थी। और उसकी अम्रपाली को लेकर कुछ चीजें यहाँ पे आई हैं कि नहीं, ऐतिहासिकता के रूप में, अगर साक्ष्य के रूप में अगर हम बात करें? साक्ष्य के रूप में यही है कि जैसा वर्णन है कि वैशाली गढ़ से एक सुरंग था, अंडरग्राउंड रास्ता था, जो भी कमलवन है, कमलवन के किनारे अम्रपाली को उसका आवास मुहैया कराया गया था, जो सप्त छद प्रसाद था, वो अभी देखने के लिए यहाँ पे मिलता है लोटस टैंक के किनारे। और वहाँ खुदाई के दौरान एक सुरंग मिला था हम लोगों को, जो ये बताता है कि ये छोटा सा लघु पात्र का क्या इस्तेमाल होता है? ये सब लघु पात्र में जैसे पहले हमारे यहाँ जो केमिकल्स, जैसे रसायन तैयार किए जाते थे, तो रसायनों को रखने के लिए इसमें छोटे छोटे, जैसे नमक ही हुआ तो नमक वो लोग रखते थे पहले, तो यही सब मिट्टी। ये पात्र देखिए, ये आज भी इस तरह के की चीजें, मतलब सर्वसाधारण देख रहे हैं आपको। हाँ। ये बहुत पुराना है, ये सब मतलब 1500 वर्ष 1600 वर्ष पुराना है, काफी पुराना है। और ये बताते हैं जैसे घंटा है, ये है ना, तो घंटे का प्रयोग तो किया जाता था यहाँ पे, जैसे कोई मंदिर हो या कोई राजघराना का ये हो, मतलब ये सब जगह रखा जाता था। उसके बाद ये देख रहे हैं, ये लैंप सेट है। ये पहले जब हम दीप जलाते थे तो वो हवा से बुझे नहीं, इसके लिए करते थे। और इस साइड में देखिए पूरा कॉइन्स लगा हुआ है, ये उस समय से जो मुद्रा की क्या उस समय में भी पैसे का इस्तेमाल होता था, मुद्रा अलग आकृति में, प्राचीन भारतीय सिक्के, ये सब यहीं पे खुदाई के दौरान सब यहाँ मिले हैं, कहीं बार से ना, सब यहाँ पे मिले हैं। और मिट्टी के भी मुद्राएं मिले हैं यहाँ पे, सील वगैरह प्राप्त हुआ यहाँ से, है ना। तो ये सब काफ़ी महत्वपूर्ण है और आर्कोलॉजिकल म्यूजियम है। लेकिन अभी बहुत सारा सामान इसका पड़ा हुआ है, इतनी गैलरी बनी नहीं है, और अभी सब
जितना डेवलपमेंट होना चाहिए उतना नहीं हुआ है। अच्छा, ये जो अंग्रेज जमाने के जो डीएम थे जिनकी चर्चा बार बार होती है वैशाली को लेकर, हम जगदीश चंद्र माथुर को लेकर, उसके बाद जब हम देश जब हम आज़ाद हुए उसके बाद कभी इस तरीके से कभी ऐसा देखने को मिला कि वो इस तरह की चीजें, मतलब आधुनिक काल में कभी उसके बाद में क्या है कि जब तक माथुर साहब थे तब तक वैशाली के प्रति वो जागरूक थे और काम होता रहा, लेकिन उनके जाने के बाद में काफ़ी शिथिल पड़ गए लोग यहाँ पे, और इसका जो विकास होना चाहिए था विकास का वैसा कुछ काम नहीं हुआ। इस बीच में कोई एक 2013 में जितेंद्र प्रसाद श्रीवास्तव आए थे, उन्होंने प्रयास किया था कि हम वैशाली का डेवलपमेंट कराएं, और जो भी माथुर के बाद कोई काम नहीं हुआ, जगदीश चंद्र माथुर कोई काम नहीं। हम इस पर अभी तक और कुछ नई चीजें इस पर ऐसे कोई व्यक्ति जो दिल से जुड़ करके और इसके ऐतिहासिक गरिमा को पुनः रीस्टोर करने के लिए प्रयास किया, किसी कोई ऐसे व्यक्ति नहीं आए। जरा ये हम चाहेंगे कि ये महिलाओं केस विन्यास है, हाँ, ये बताते हैं ये महिलाओं, जब आप आम्रपाली की बात करते हैं तो ये पता चलता है कि उस समय भी केस विन्यास मतलब केस का स्टाइल, जो हेयर स्टाइल यहाँ पे किस तरह से महिलाओं के द्वारा संसाधन में ये किया जाता था। कितना समृद्ध राज्य रहा होगा लिच्छवी गणराज्य, ये कहीं न कहीं इस म्यूजियम के सहारे समझा जा सकता है। ये एक बड़ी बात है, और इन चीज़ों को समझिए कि हम आज़ादी के बाद इस धरोहर को लेकर कितने हम संवेदनशील रहे हैं कि जगदीश चंद्र माथुर के बाद अभी तक इस पर उस तरह की खुदाई नहीं हुई है, जिन खुदाई को लेकर हम और बहुत सारी चीज़ें हम उन चीज़ों को समझ सकते हैं। इसके अलावा जो हम इस पुरातत्विक संग्रहालय को लेकर कुछ कि भाई अलेक्जेंडर कनिंघम 1861-62 में चीनी उल्लेख के आधार पर सीमित उत्खनन, मतलब आप समझिए कि अंग्रेजों ने जो दिलचस्पी दिखाई, और मैं फिर हम ये विदेश के सभी पर्यटक आते हैं म्यूजियम देखने के लिए। अब बताया जाए कि जो लोग पहले आते थे उन्होंने पैसा दिया, उनको टिकट मिल गया, वो अंदर जा करके देखते थे। अभी ऑनलाइन हो रहा है। अब ऑनलाइन हो रहा है। इस नियम को बनाने से यहाँ का रेवेन्यू का भी लॉस हो रहा है, तो इसलिए आग्रह करूंगा कि सरकार में इस बात को रखा जाए कि यहाँ जैसे पहले टिकट दिया जाता था लोगों को, ऐसे ही टिकट। छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। मुसाफिर हूँ यारो, मुझे चलते जाना है। मुसाफिर हूँ यारो, मुझे चलते जाना है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है, और अब हम आपको वैशाली के डेवलपमेंट को लेकर जिसकी हम चर्चा कर रहे थे, बार बार ये बातें सामने आ रही थी, और मुख्यमंत्री इस जगह का निरीक्षण करने आया जहां 75 एकड़ की भूमि में ये जो आप देख रहे हैं परिसर, ये 75 एकड़ बड़ा परिसर है जिसमें बुद्ध के अस्थि कलश को लाया जाएगा। उसके अलावा बुद्ध स्टडी से संबंधित तमाम जो संग्रह है उसके अध्ययन की भी व्यवस्था की। ये सामने में निर्माण का कार्य चल रहा है जिसका निरीक्षण खुद मुख्यमंत्री कर रहे हैं, और मुख्यमंत्री का ये कहना है कि 2 वर्ष मतलब 2021 में के दिसंबर तक यहाँ पे जो भी कार्य योजनाएं हैं उन कार्य योजनाओं को पूरा कर लिया है। तो चलिए हम मुख्यमंत्री के इस कार्यक्रम में क्या खास है जरा पहले ये देखते हैं, और मुख्यमंत्री अपने दौरे को लेकर क्या कहते हैं, फिर हम आगे इस पर चर्चा करेंगे। बुद्ध की अस्थि कलश है जिनको लेकर ये बार बार ये रघुवंश सिंह के द्वारा ये मांग की जा रही थी कि पटना से इन्हें वैशाली शिफ्ट किया जाए। तो ये यहाँ पे ही शिफ्ट करने का कार्यक्रम है, और ये लगभग 75 एकड़ का ये एरिया है जिस एरिया में ये बनाया जा रहा है, जिसमें बुद्ध से जुड़ी हुई तमाम उन ऐतिहासिक साक्ष्यों को संगठित किया जाएगा। इसके अलावा एक अध्ययन स्टडी सेंटर का निर्माण किया जाएगा, और इन सब के अलावा आप वैशाली जब आएँ तो वैशाली में क्योंकि परिनिर्माण से पहले मतलब कुशीनगर जाने से पहले वैशाली में यहाँ पे वो रहे थे, और यहीं से वो प्रस्थान किए थे परिनिर्माण की तरफ। तो 3 बार वैशाली वो आ चुके हैं, और वैशाली से बुद्ध की कई स्मृति जुड़ी हुई है। तो तमाम उस नक्शों के सहारे काम की प्रगति को देखना चाहते हैं। आपको पता ही है, इसका शिलान्यास कर चुके हैं
और इसके बारे में जो निर्णय लिया गया वो पहले ही निर्णय गया बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय का, और उसके बाद यहाँ स्मृति स्तूप का। अब वो रखा हुआ अभी तक है पटना म्यूजियम में। तो हम लोगों का था कि वैशाली से ही मिला है जो यहाँ पर स्थल है, वही एकमात्र है जो दुनिया भर में जितने बौद्ध धर्मावलंबी हैं या भगवान बुद्ध के सब चीज़ों को जानते हैं, उसके हिसाब से यही एक स्थल है वैशाली जहाँ से उनका अंतिम संस्कार के बाद जो वो मिला, तो वही माना जाता है कि यही सबसे ऑथेंटिक है। तो उसको तो रखा हुआ है सुरक्षित वहाँ पटना म्यूजियम में, लेकिन उसको तो आखिरकार वैशाली में मिला था, तो यहाँ पर वैशाली में ही। और जो ये बनाया जा रहा है स्मृति स्तूप, ये तो पत्थर से बनाया जा रहा है ताकि वो बिल्कुल, इसके बारे में हम तो विस्तृत बता चुके हैं पिछले वर्ष जब इसका शिलान्यास करने के लिए हम आए थे, उस कार्यक्रम में ही सब चीज़ों के बारे में बता चुके हैं। लेकिन वो होगा जो पत्थर से सब कुछ बनेगा, इसका मतलब कि वो बहुत दिनों तक के लिए वो कायम रहेगा। बाकी चीज़ें उतने दिनों तक कायम नहीं रह सकती, लेकिन वो पत्थर के कारण बहुत दिनों तक वो रहेगा। इसलिए यहाँ का जो इतिहास है और जो कुछ भी यहाँ पाया गया है, तो वहाँ पर ये और पूरा का पूरा बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय, सब चीज़ों को लोग देखेंगे जो भी आएंगे। अभी जितने टूरिस्ट आते हैं, बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर आएंगे पर्यटक। अब जानते ही हैं विदेश से भी आते हैं बोध गया, अब वहाँ आ करके चले जाते हैं, या कुछ लोग राजगीर तक जाते हैं। लेकिन अब यहाँ तो वैशाली को लिंक करने के लिए और भी राज्य सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के सहयोग से ये किया जा रहा है कि कोई भी जो आना चाहेगा, जब यहाँ पर ये जो स्मृति स्तूपा हो जाएगा, तो आप जान लीजिए कि सब लोग वो सिर्फ बोध गया आकर के नहीं रुकेंगे, एक बार उनको यहाँ भी होगा, वो ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो यहाँ का भी बहुत ज़्यादा महत्व और बढ़ेगा। तो इसी दृष्टिकोण से हम लोग इसको बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय और स्मृति स्तूप का निर्माण करवाना चाहते हैं। हम इसलिए देखने आए हैं कि बीच में जो ये कोरोना के कारण काम रुका, तो मेरे मन में था कि भाई तेज़ी से इसका काम हो। हम कल ही आना चाहते थे, लेकिन किसी कारण से आज हमने देखा कि भाई हम जा कर के देख लेंगे। तो अब जो भी बातचीत हो गई है अधिकारियों के साथ, तो इसको इन लोगों ने आश्वस्त किया है कि नहीं, अगले वर्ष के अंत तक जरूर हम लोग इस पूरे सब काम को कर देंगे, तो बहुत अच्छा होगा। तो वैशाली का जो और ऐतिहासिक महत्व है, एक तो यहाँ का भगवान बुद्ध का है, भगवान महावीर से भी रिश्ता है, और उससे अलावे भी और पुराना इतिहास वैशाली का सबसे पुराना। तो यहाँ पर जो ये आप देख रहे हैं, ये जो तालाब के रूप में है, कितना इसका ऐतिहासिक महत्व है। तो इसको भी रिवाइव करवा रहे हैं। जो हम आए थे, सब लोगों ने कहा कि यहाँ पर पानी नहीं रहता, तो अब इरिगेशन डिपार्टमेंट को जिम्मेवारी दी गई है कि इसको चारों तरफ से हमेशा के लिए पानी आ जाना चाहिए। थोड़ा 1-8 मीटर इसको और गहरा करेंगे, और समूचा मतलब 12 मास यहाँ पर पानी रहेगा। तो जिसका इतिहास है, लोग स्नान करते थे, इसके बाद बैठते थे कार्यक्रम में। तो ये सब तो बहुत, यहाँ का जो इतिहास है इतना पुराना है और बहुत पहले का है कि उसी को ध्यान में रख कर के हम लोगों की इच्छा है, हम लोगों का ख्वाहिश है कि सब काम करवा दिया जाए, तेज़ी से हो, ताकि लोग अधिक से अधिक संख्या में पर्यटन के लिए यहाँ पर आ सकें। तो मुख्यमंत्री की बात आपने सुनी कि मुख्यमंत्री ने कहा कि हाँ, इस धरोहर या इस भूमि की महत्ता बोध गया के साथ साथ उतने ही महत्वपूर्ण है जितना बोध गया का वहाँ ज्ञान प्राप्ति हुआ, और निर्माण से पहले बुद्ध यहाँ आए और फिर कुशीनगर की तरफ प्रस्थान किए। इसके अलावा जो पुष्कर पोखरा है, जिसको लेकर बार बार ये चर्चाएं होती हैं कि भाई उसके जीर्णोद्धार को लेकर काम नहीं हो रहा है, वहाँ पे पोखरा उस तरीके से काम नहीं हो रही है, ऐतिहासिक नहीं, बुद्ध की स्मृति से जुड़ी हुई कई चीज़ें उस पोखरा से जुड़ी। इसके अलावा जो लिच्छवी गणराज है उस और वैशाली गणराज को लेकर भी इसकी महत्ता, काफ़ी महत्ता रही है। तो वो उसके पुनर्निर्माण का कार्य भी तेज़ी से किया जा रहा है, और मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया है कि 2021 के दिसंबर में ये काम पूरा हो जाएगा। चलिए, अब हम इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। फिर किसी नए मुद्दों के साथ हमारी आपकी मुलाकात इसी तरीके से एक मुसाफिर की तरह स्वतः चलता रहेगा। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार। मुसाफिर हूँ यारो, मुझे चलते जाना है।